नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। और अफसरनामा में इस बार बात प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव जी के बारे में। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 16 वर्ष तक गृह मंत्रालय में भारत सरकार में सेवाएं दे चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह की बात करें, आपके कार्यकाल में 2 वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल आपका प्रदेश में हो रहा है, तो ये जो किसानों की चुनौती है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? धन्यवाद सुंदर। मुझे आपके इस चर्चित प्रोग्राम पे आने में अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। जी, शुक्रिया। और देखिए, ये जो आंदोलन है ये भारत के इतिहास में थोड़ा अभूतपूर्व है और एक अलग किस्म का आंदोलन है। और इसमें जो हमारी नेशनल हाईवे हैं 2, जी, जो 1 या आधे घंटे ब्लॉक होने पर भी हंगामा हो जाता था और पुलिस को जवाबदेही देनी पड़ती थी, ये लगभग अब 7 महीने से बंद है। और इससे हमारे आम जनता को, विशेष तौर पे वो जनता जो इन हाईवेज का उपयोग करती है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ जाने के लिए जी, उनको भारी असुविधा इस आंदोलन से हो रही है। और ये पुलिस के लिए भी अत्यंत चुनौतीपूर्वक रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिए जो चुनौती है वो है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, सामाजिक शांति बनाए रखने की। वहाँ पे जाहिर सी बात है, भारी संख्या में किसान दोनों जगह पे जमे हुए हैं, उनमें से बहुत से वृद्ध हैं जी, और बीमारी के कारण, हृदय जो हार्ट अटैक के कारण, अन्य बीमारियों की वजह से बहुत से लोगों की यहाँ एक मृत्यु भी हुई है। हर मृत्यु के बाद वहाँ पे एक हंगामा होता है, हमारे प्रशासन को ब्लेम करने का प्रयास होता है। तो पुलिस के लिए ये एक 24/7 की चुनौती है, जिसमें वहाँ पूरा नज़र रखना, स्थानीय लोगों से उनकी झड़प ना हो जाए, जी, किसी महिला के साथ बदसलूकी ना हो, और जो यातायात प्रभावित हुआ है, जो भारी वॉल्यूम यातायात का चलता था, उसको किस तरह से एक सुनियोजित तरीके से डाइवर्ट करके अन्य रूट्स के माध्यम से ले जाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बहुआयामी चुनौती हमारे लिए रही है। और हमें ये 2 ज़िले हैं हमारे, क्योंकि टीकरी झज्जर ज़िले में आता है और कुंडली सोनीपत ज़िले में। जी, तो इन दोनों जनपदों में हमें जो हमारे पुलिस कप्तान ने, उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया है। और 7 महीने से कम आंदोलन के चलते हुए भी उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा पुलिस पे मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि वो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। और हम सिर्फ बल प्रयोग से ही नहीं, बल्कि हम एक सिविल पुलिस हैं, हम कोई आर्मी या पैरामिलिट्री नहीं है। हम जनता के बीच में रह के, जनता के साथ सहयोग करके, जनता के साथ एक डायलॉग, संवाद कायम करके किसानों से आपको, पुलिस को, जिस तरह से आप लोगों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा पिछले 7 महीने से, लोगों को हालांकि दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन पुलिस अपना प्रयास कर रही है। आप मानते हैं कि किसान, क्या इस बात में जो वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण है पूरी तरह से आंदोलन, ऐसी स्थिति है? वो बात समझते हैं, इस बात को, लोगों को दिक्कत नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ये शांतिपूर्ण है। जी, शांति का अर्थ मेरे समझ में ये है कि मेरे किसी कार्य से किसी को असुविधा ना हो। जब मुख्य हाईवे जाम हो गया और उस पे लोगों को चलने की आज़ादी नहीं है और उसको बलपूर्वक रोका गया है, तो उसे हम शांति नहीं कह सकते। जी, और दूसरी बात यह है कि बाकी हरियाणा में भी जगह जगह पर कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, वहाँ पे कई बार अपराध भी हुए हैं, जिनका हमारे पास लेखा जोखा है। लगभग 20-22 अपराध जो लोग आंदोलनकारियों के बीच में बैठे हुए थे उनके द्वारा हुए हैं। और उसमें हत्या के मामले भी वहाँ पे हुए हैं, बलात्कार के भी हुए हैं, आसपास की दुकानों में लूट के मामले भी हुए हैं। तो जब इतना बड़ा जमघट होता है तो उसमें कोई भी आंदोलनकारी नेता, उसको 100% नियंत्रण नहीं रहता है, और कई लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं अपने अपने मकसद के लिए। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा है, ये सही नहीं है। और शांतिपूर्ण आंदोलन मेरी समझ में वही है जिससे औरों को असुविधा ना हो। ये बड़ी बात कही है आपने कि शांतिपूर्ण आंदोलन वही है जिससे लोगों को
दिक्कत ना हो। सब बात करें लगातार, आप हरियाणा पुलिस की बात करें, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें हैं, पुलिस के सुधार की बात करें, चाहे मॉडर्नाइजेशन की बात करें, वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन की बात लगातार होती रहती है। जी, कितना डिजिटल हुई है हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस सही मायनों में एक डिजिटल पुलिस है। हमारी जो हरियाणा पुलिस ऑनलाइन हमारी एक वेबसाइट है जी और haryanapolice.gov.in, उस पे आप जाके देखें। 33 ऐसी सेवाएं हैं नागरिकों के लिए जो 100% ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप कंप्लेंट दे सकते हैं, लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, पासपोर्ट या सर्विस वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हर एक के लिए सीमा, जो समय सीमा निश्चित है, उसमें आपको सेवा मिलेगी। हम 1 जनवरी 2015 को पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो गए थे और तब से अब तक हमने लगभग 6,77,000 जो कंप्लेंट्स हैं उनका निपटारा किया है। आरटीआई एप्लीकेशंस हमने 70,000 से अधिक का निपटारा किया है। करेक्टर वेरिफिकेशंस करीब 17 लाख का निपटारा किया है। तो हम पूरी तरह से डिजिटल हैं और हमारा जो उपयोग है वेबसाइट का बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा सर बात करें क्राइम, 1 मिनट में बताता हूँ कि जो हमारा क्राइम के लिए भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। हमारी सारी एफआईआर जो है 100% ऑनलाइन है। सारी एफआईआर, अरेस्ट और चार्जशीट एक सीसीटीएनएस नाम का जो भारत सरकार के सॉफ्टवेयर के जरिए करी जाती है। और पहले आपको याद होगा कि एफआईआर की प्रति प्राप्त करना कितनी बड़ी बात होती थी। अब हर एफआईआर, हरियाणा का या पूरी दुनिया का कोई भी नागरिक एफआईआर दर्ज होने के 5 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। तो हम डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में अग्रसर हैं और 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस, पंचकुला में हमारे जो 5 रेंज हेडक्वार्टर है और 3 कमिश्नरेट्स हैं, उन जगह 8 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस निर्धारित हैं जो बढ़ते हुए साइबर क्राइम की चुनौती से सक्षम रूप से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे नया डिजिटल इनिशिएटिव है वो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट एंड सर्विस का जो डायल 112 है, जो कि 10 या 12 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा और हरियाणा की जनता को समर्पित हो जाएगा। हाँ, वो बड़ा मतलब काफ़ी समय से प्रदेश की जनता उसका इंतज़ार कर रही है। कई सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई। एक सब बात आती है कि हरियाणा पुलिस रूड है। ये मतलब ऐसा नहीं कि हरियाणा में, मतलब पूरे देश में इस तरह की इमेज है। कुछ पुलिस की जो इमेज है, सॉफ्ट जो स्किल्स हैं पुलिस के, उसको लेकर भी आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो लगे, एक्चुअली क्या है कि आम आदमी को भी ऐसे लगता है कि पुलिस पे जाने पे खौफ है, दिक्कत है, ये एक इमेज बनी हुई है। देखिए, ये जो इमेज है पुलिस की छवि, ये रही है और कमोबेश सभी राज्य इसमें रहते हैं, क्योंकि पुलिस का मुख्य कार्य है लोगों को रोकना। हमारा काम ही रिस्ट्रिक्टिव है। आप 10 बजे के बाद शादी में डीजे चल रहा है, गेस्ट नाच रहे हैं, पुलिस जाके मना करती है तो अच्छा नहीं लगता। पुलिस रोकती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ आपने रेड लाइट, चालान काटती है। तो हमें जो कार्य दिया गया है वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हम नहीं हो सकते। बट अपराधियों में इस तरह की बात जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी खौफ खाता है, उसके साथ कोई दिक्कत होती है, ये है। देखिए, ये चुनौती है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और हम सोचते हैं कि हरियाणा में जो ये विशेष तौर पे लोगों ने हमें कहा है, विशेष तौर पे जो लोग गुड़गांव में, फरीदाबाद जैसे मेट्रोज में काम करते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत से प्रयास किए हैं जी। और सबसे बड़ा प्रयास जो हमें सामने और परिवर्तन भी देखने में आया वो कोविड-19 चुनौती के दौरान देखने में आया। जब 86,000 से ज़्यादा श्रमिकों को जो पैदल जा रहे थे, उनको हमने अपनी बसों में बिठा के, जो हमने राधा स्वामी सत्संग में या कॉलेजेस में, सपोर्ट सेंटर्स में भेजा, वहाँ पे उनके लिए योग का और खेलकूद का और खाने का प्रबंध किया और बड़ी इज्जत के साथ पैक्ड खाना देके उन्हें बसों में और ट्रेन्स में भेजा ऑपरेशन संवेदना में। तो मैं समझता हूँ कि जो कोविड-19 में हमारा रिस्पॉन्स रहा है वो हरियाणा पुलिस की छवि और हरियाणा पुलिस के व्यवहार में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान हमने कुछ वृद्ध किया बच्चों को जाके बर्थडे पे केक भी कटवाए, लोगों को सिलेंडर पहुंचाए घरों में, पुलिस की
और पुलिस की गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में पहुंचाया। हुआ क्या कि पुलिस वालों को पहली बार जी। मानवीय सेवा करने का इतने बड़े स्तर पे अवसर मिला और बदले में उन्हें लोगों की कृतज्ञता और धन्यवाद भी मिला और अप्रिसिएशन भी। तो मैं समझता हूँ उससे उन्हें महसूस हुआ, पुलिस वाले के दिन में एक बात आई कि आप अच्छा व्यवहार करोगे तो ये समाज आपको रिटर्न भी देगा, धन्यवाद के रूप में, कृतज्ञता के रूप में। तो हमें ये जो एक स्टार्ट मिला है, इस पे हम बिल्ड अपॉन करेंगे और अच्छे व्यवहार के लिए हम हरियाणा पुलिस एकेडमी में सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज चला रहे हैं। जैसे कि अब जो ERSS में जो लोग हम डालेंगे, जो 630 गाड़ियों में, उन सबको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि वो लोग हमारा एक फेस होगा। जब भी कोई नागरिक दिक्कत में होगा तो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में ये गाड़ियाँ पहुँचेंगी। तो हम छवि के रूपांतरण के कार्य पे अपना जो प्रोजेक्ट है आरंभ कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक नया रूप हरियाणा पुलिस का आपके सम्मुख आएगा। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। कोरोना में हमने भी देखा किस तरह से पुलिस ने यूं कहिए कि मौत का सामना तो आप लोगों ने किया, आपको सैल्यूट है, आपकी पुलिस को सैल्यूट है। लगातार सर बात एक तो महिलाओं वाला जो विषय है वो लगातार चिंता का सबब बना रहा है प्रदेश के, देश के लिए ही नहीं, पूरे देश की बात करें, प्रदेश की नहीं तो महिलाओं के जो सेफ होने की, सुरक्षित होने की बात है, उस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि भाई वो जहाँ जाना चाहें ठीक से जा नहीं सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति खासकर महिलाओं के लिए एक अपराध मुक्त की समाज की हम लगातार बात करते हैं, पुलिस पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो उसके लिए कोई विशेष स्ट्रेटेजी कुछ 2 बरस से ज़्यादा के वक्त में आपने इस तरह का कुछ प्लान किया कि महिलाओं के लिए प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित दिखे? ये देखिए हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि पुराने हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वो राज्य अच्छा और सुरक्षित माना जाता है जहाँ रात के 12 बजे एक महिला पूरे आभूषण पहन के अकेली रास्तों पे जा सके। तो वो समझता हूँ ये कसौटी है अच्छे प्रशासन की कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और हम सभी की नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी भी है। जी। पुलिस ने, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से प्रयोग किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो हमने 33 से अधिक महिला अपराध के पुलिस थाने हरियाणा में काम कर रहे हैं, जहां पूर्ण रूप से महिला स्टाफ है, जहां महिलाएं अपने मन की बात वहां जाके कह सकती हैं। वहां पे ट्रेंड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्ट वहां पे मौजूद हैं। दूसरा काम है, हमने जो दुर्गा शक्ति का ऐप बनाया, जिसके अब तक करीब 2 लाख से अधिक डाउनलोड्स हो चुके हैं, जिससे में महिला की लोकेशन आ जाती है। अगर वो ट्रबल में है और SOS बटन दबाती है तो तुरंत वहाँ पे जो पुलिस की मदद पहुँच जाएगी उसके पास करने के लिए। ERSS के बाद ये जो सुविधा है और अधिक व्यापक और त्वरित गति से हम दे सकेंगे। तीसरी चीज़ जो हमने की है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बेहतर तफ्तीश हो, ताकि दोषियों को एक डिटरेंट पनिशमेंट मिल सके। इसके लिए हर महीने हम लगभग 25 से 35 हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको आधुनिकतम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमने जो दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स हर ज़िले में लगाई है, जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके महिलाओं को साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और जो अदर सिक्योरिटी एडवाइस देती है। और छुट्टी के समय जो लड़कियों के कॉलेज, स्कूल इत्यादि होते हैं वहाँ पे तैनात रहती है। तो बहुत से हमारे इनिशिएटिव हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जब हम महिला विरुद्ध अपराध का आकलन करते हैं और विश्लेषण करते हैं, दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंजर क्राइम नहीं है ज़्यादा। वो कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम देखने में ये आता है कि चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वो दहेज की घटनाएं हों, हम देखते हैं कि महिला को अपने जान पहचान वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, पति से ही ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। ये इसके लिए एक सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो सेल्फी विद योर डॉटर कैंपेन शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था। और मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण और महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ा वो है कि आप अन्याय नहीं सहेंगे, हम बोलेंगे। और मैं पूरे राज्य की महिलाओं से कहना चाहूँगा
कि अगर वो कोई भी अपराध को करना तो अपराध है ही, पर उसे सहना उससे बड़ा अपराध है। हरियाणा पुलिस हर समय सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है और हमेशा हम कानून के प्रावधानों के तहत आपकी मदद करने के लिए हर समय तत्पर हैं। आपको कोई जुल्म को चुपचाप सहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी चीज़ है। और निश्चित रूप से ये डीजीपी सर ने बहुत शानदार बात कही है कि दरअसल पूरी जिम्मेवारी केवल हम पुलिस पर डाल दें, ये नहीं है। एक तो हम में सुरक्षा का भाव हो, हम में कॉन्फिडेंस हो, खासकर महिलाओं के लिए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम सब की, पूरे समाज की और परिवार की जिम्मेवारी भी है कि महिलाओं को महफूज रखा जाए। सर, अपराधी लगातार मतलब हाईटेक आप लोग भी हो रहे हैं, लेकिन अपराधी बहुत ज़्यादा हाईटेक है। चाहे गुड़गांव की बात करें, हमारे जितने भी एनसीआर में सोनीपत और फरीदाबाद, साइबर क्राइम इस हद तक बढ़ रहा है कि रोज़ वो नए नए तरीके लेकर आते हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों को नतीजे मिलने चाहिए, जितनी तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा और कोशिश करने की ज़रूरत है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है और समाज है वो तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और जो सरकारी व्यवस्था कई बार उस तेज़ी से प्रगति नहीं कर पाती, थोड़ा सा लैग रह जाता है हमें वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हरियाणा पुलिस इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जी, इसमें 26 मई और 6 जून के बीच में लगभग 200 कंप्लेंट पलवल में आई कि लोगों के अकाउंट से 10,000 या उससे कम का अमाउंट ऑटोमेटिकली निकल गया, उन्हें पता ही नहीं लगा क्या हुआ। हमने तुरंत तफ्तीश करके उस पूरे गैंग को बेनकाब किया, और ये एक नई तरह का फ्रॉड था पूरे भारत में, जो कि आपके अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट होता है, इसका क्लोन बना लेते थे प्लास्टिक का, जी, और उसके ज़रिए करते थे। और ये पूरा एक मील का पत्थर साबित हुआ है, ये जो हमने एसपी पलवल ने इसको पकड़ा, और वो 3 दिन बाद एमएचए में पूरे देश की पुलिस फोर्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अभी हमने एम्प्लॉयमेंट लेके आज ही एक रेड हमने नोएडा में एक कॉल सेंटर में की है, जहाँ से लोग ठगी कर रहे थे, और वहाँ से हम 9 लोगों को गिरफ्तार करके लाए हैं। हमने जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस बनाए हैं हर रेंज के स्तर पे, और हर रेंज हेडक्वार्टर पे, और हर कमिश्नरेट के ऊपर। इसके अलावा हमने एक साइबर फोरेंसिक डिवीज़न खोली है पंचकुला में, और हमने गुड़गांव में एक डाइटेक जी, नाम का एक बहुत हाईटेक सेंटर एस्टेब्लिश किया है। हर महीने हम लोग अपने आईओज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो लेकिन ये जो क्राइम है, ये बॉर्डरलेस क्राइम है। इसमें कोई आदमी केरल में बैठ के भी यहाँ ठगी कर जी, सकता है। बिल्कुल। पैसा तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा रहा है। तो भारत सरकार ने इसमें कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, ताकि जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बैंक्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सब के बीच में बेहतर समन्वय हो। तो इन सभी इनिशिएटिव्स में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और कहते हैं कि अपराधी एक कदम आगे रहता है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि हम उन अपराधियों से एक कदम आगे रहें और उनको पकड़ें। बहुत खूब, आपको शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी चीज़ है। जी, जिस तरह से पुलिस जितनी मजबूत होती है, समाज उतना ही शानदार और महफूज करता रखता है अपने आप को। सर, ये डीजीपी के तौर पर हमने मनोज यादव जी को, उनके काम को और उनके जो नेतृत्व रहा उसको जाना। मनोज यादव, जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी, कभी फुर्सत होती है, तो उन क्षणों को, उन फुर्सत के क्षणों को किस तरह से बिताना पसंद करते हैं? देखिए, मेरे बहुत कम समय मिलता है पुलिस में। मैं सुबह लगभग 6:30 बजे अपना काम शुरू करता हूँ, और लगभग रात के 11:30 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती। पर कभी कभी छुट्टी वाले दिन जब मौका मिलता है, तो एक तो मुझे दौड़ने का बहुत शौक़ है। क्या बात है! मैं हाफ मैराथन्स दौड़ता हूँ, तो मैं अपनी रनिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे उर्दू की शेर व शायरी का बहुत शौक़ है, क्या बात है! तो एक शेर हो मैं जाए। शायरी में दिलचस्पी सर, एक रखता हूँ। शेर हो जाए हमारे, मतलब पूरे प्रदेश के लिए भी, पूरा देश ये सुनना चाहेगा। मैं शेर तैयार मैंने नहीं किया, लेकिन मैं सोच के आपको बता देता हूँ, अभी मेरे जहन में आ जाएगा। हम कुछ बात आगे जी, चलते हैं। चलिए, ठीक है। समापन के समय में आपको एक शेर ज़रूर सुनाऊंगा, मेरा वादा है, विदिन 2 मिनट्स। जी, जी। कोई माकूल शेर हो जो मौके के मुताबिक हो, उसको सोच के। जी, जी, हम इंतज़ार रहेगा। जी, इसके अलावा बात करें, आप अलीगढ़ के रहने वाले, तो ये
आईपीएस ही बनना है, ये पहले ही तय कर लिया था आपने या? जी हाँ, मेरे जो मैं तीसरी पीढ़ी का पुलिस अधिकारी हूँ। जी। मेरे जो नाना जी थे स्वर्गीय श्री कोमल सिंह यादव, वो सन 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वो एसपी सिटी थे मेरठ के। अरे वाह। और मैं आपको उनकी कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगा आपको। और इसी तरह से जो मेरे पिता थे वो भी पुलिस अधिकारी रहे, और वो जब मेरा बचपन में वो एसएचओ होते थे और मैं थानों में ही मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से, पुलिस की समस्याओं से बहुत वाकिफ़ हूँ। थाने में क्या होता है मैंने बचपन से देखा। और उसके बाद मेरे फादर एज ए डीएसपी रिटायर हुए, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, और अब मैं तीसरी पीढ़ी में पुलिस का काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरी माँ कहती थी हमेशा कि मैं तुम्हें आईपीएस देखना चाहती हूँ। क्या बात है। जी, तो ये माँ का सपना था उनका और सपना आपने, और उनका आशीर्वाद। तो ये जो यहाँ तक की यात्रा रही जी, उसमें मतलब और किन लोगों का कितना योगदान रहा, किस तरह से याद करना चाहेंगे उसे? देखिए, ये तो कोई भी आदमी अपने आप में, कहते हैं नो मैन इज़ एन आइलैंड। हम आज अगर किसी सफलता के किसी सोपान पे खड़े हैं तो हम अनगिनत लोगों के कंधों पे खड़े हैं। बचपन से जिन अध्यापकों ने हमें पढ़ाया, वो माँ बाप जिन्होंने ने जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, और फिर भी अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम आए तो मैं अपनी माँ का नाम दूंगा। मेरे बहुत कम उम्र में मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था, तो उन्होंने ही मुझे पाला और बड़ा किया। उसके बाद मेरे बड़े भाई श्री राजीव यादव, जिन्होंने मुझे सिविल सर्विस में बैठने का एक सपना दिया, और सख्ती से मेरे ऊपर वो उन्होंने एक सपना भी दिया और मुझे कोचिंग भी दी। क्या बात। तो उनके, मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने बड़े भाई श्री राजीव यादव जी की वजह से हूँ। तो उनका मैं हमेशा प्रतिदिन याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनका। ये बड़ी चीज़ है। जी और सर, हम अमूमन एक टिप मांगते हैं जी अपने एस्पायरेंट्स के लिए कि जो यूपीएससी जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी तो सिविल सेवा परीक्षा बहुत, मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिस्पर्धा है। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो टिप, मूल मंत्र है सिविल सेवा के लिए कि आप अच्छे कम से कम 2 समाचार पत्र रोज़ पढ़ें। और यदि आप आज क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में या कॉलेज के पहले है, तो जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समाचार पत्र का पाठन देता है उतना कोई नहीं देता। जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, आप जी भी उनमें से एक हैं, जी, शुक्रिया। ये मेहनत करके पूरी दुनिया की खबर इकट्ठा करके प्रामाणिक रूप से आपको देते हैं। तो मेरे जो कैरियर में समाचार पत्रों का बहुत योगदान रहा। मैं इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करता था, और मेरी अपने आप ही बैठे रोज़ पढ़ते पढ़ते चीज़ें रिपीट होती हैं, वो आपको कंठस्थ भी हो जाती हैं, बड़े बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स। तो मैं समझता हूँ समाचार पत्रों का बहुत महत्व है, क्योंकि आजकल जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स हो गए हैं, और वो सारी करंट जनरल नॉलेज आती है जो समाचार पत्रों में बड़े व्यापक रूप से कवर होती है। तो मैं अगर एक मूल मंत्र देना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को, तो ए वेरी थॉरो एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स एवरी डे will go a long way in ensuring your success. जी, तो ये आप हमेशा जहन में रखिए कि न्यूज़पेपर और ख़ासकर जो मीडिया से ज़रूर जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री है वो आपको मिल जाती है, पूरे देश दुनिया के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। अब शेर सर, सुनाना है, शेर। शेर सुनाएंगे ज़रूर। एक सवाल और है सर। जी। बात करें, क्योंकि इतना 2 बरस से ज़्यादा की वक्त हरियाणा जी में, और अचानक आपको मतलब चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अब हरियाणा से मुझे वापस जाना है गृह मंत्रालय। जी। तो ये अचानक ऐसे लगा सबको कि अचानक हुआ है? नहीं, अचानक नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट 2 ही वर्ष के लिए हुआ था। मैं गृह मंत्रालय में कार्यरत था और पिछले 16 वर्ष से, और तो जब मुझे ये मिला तो मैं अपने मन में सिर्फ 2 वर्ष ही बना के आया था, और मेरा इरादा था कि मैं 2 वर्षों के बाद अपना काम दोबारा वहाँ पे करूँगा। लेकिन जब 2 वर्ष पूरे हुए इस साल फरवरी में, तो उस समय किसान आंदोलन थोड़े से एक सेंसिटिव हालात में था। तो सीनियर अधिकारियों से बात हुई,
मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो ये महसूस किया गया कि अभी कुछ समय मुझे जो कंटिन्यूटी है और नेतृत्व की कंटिन्यूटी पे रखना चाहिए। तो उस बात को मैंने करते हुए राज्य सरकार का मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने 1 वर्ष मेरा कार्यकाल बढ़ाया। लेकिन मैंने जैसे ही मुझे लगा कि हालात थोड़े सामान्य होंगे तो मैं जल्दी जाना चाहूँगा। 3 वर्ष रुकने का मेरा इरादा नहीं था, तो अचानक नहीं था ये। जब मुझे सेवा विस्तार मिला था तभी मैंने जो लोग हमारे शीर्ष नेता हैं और शीर्ष अधिकारी हैं उनको बता दिया था जी कि लगभग 4-5 महीने में मैं जाना चाहूँगा। हाँ, दरअसल ये पूरे प्रदेश का सवाल था, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। उनके जी। ज़हन में यही नहीं, बात आ नहीं, रही थी कि नहीं, डीजीपी ये साहब कोई अचानक नहीं हुआ हाँ। है। ये पहले से, पर बात ही ऐसी थी कि इसको पहले से हम प्रचारित और प्रसारित भी नहीं कर सकते थे, जी क्योंकि उससे नेतृत्व अफेक्ट हो जाता है। जब लोगों को लगता है डीजी जा रहे हैं, तो ये बता नहीं सकते थे, इसलिए आपको लगा कि अचानक है, पर ये सोचा समझा हुआ एक कदम था। चलिए, बड़ी बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की जी। तरफ से आपको भविष्य के लिए। इसके अलावा सर आपका शेर हो हाँ। जाए उससे पहले, क्योंकि 2 बरस से ज़्यादा आपने हरियाणा का अनुभव, हरियाणा में अनुभव आपका कैसा रहा? हरियाणवियों को सब ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग आपके पास आए हैं, मिले हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, मैं हरियाणा के लोगों की बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। आपने एक बोलचाल की बात की थी कि थोड़ी रफ़ है। बोलचाल बेशक रफ़ हो, लेकिन हरियाणा के लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं और सच्ची बात मुँह पे कहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ है और कहेंगे कुछ और। तो कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, आपको पता लग जाता है। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे हरियाणा काडर मिला, और मेरी पत्नी भी हरियाणा से ही है। मैंने शादी हरियाणा में की, तो मेरा जो प्रतिबद्धता है हरियाणा के प्रति वो पूरी है, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला आम जनता का। और जो हमारी हरियाणा की पुलिस फोर्स भी हरियाणा के लोगों की तरह बड़ी कर्मठ है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। कोई भी अपराध होता है, मेहनत करके 2 दिन 3 दिन में कोई अपराध ऐसा नहीं होता कि उसका पता ही ना लगे। जी, मैम का ज़िक्र किया आपने, और आपने बताया कि इतने लंबे समय तक आपकी जो काम करने का वक़्त मिल ही नहीं पाता है, जी। तो ये बड़ी शिकायतें नहीं रहती हैं मैम को? हाँ, शुरू में 3-4 साल रहीं। मैंने उनको समझाया कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मैंने यही कहा कि एक मेरी साधना है और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो वो धीरे धीरे समझ गई और हमने उसी में अपना सामंजस्य स्थापित किया। तो मुझे लेकिन उनका बहुत कोऑपरेशन मिला, बहुत सहयोग मिला, प्यार मिला, इसकी वजह से मैं अपने को जन सेवा में डेडिकेट कर सका। निश्चित रूप से बड़ा अहम रोल होता है परिवार में, जिस तरह से इस तरह का सहयोग मिलता है। और शेर ये मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, एक शेर मैं सुनाना जी चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हम लोग जब किसी समस्या को देखते हैं तो हम कहते हैं इतनी बड़ी समस्या है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जी तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा अपना जितना हम थोड़ा भी किसी का दर्द कम कर सकें तो हम करें। तो इसी विषय पे मेरा जो एक गाइडिंग, मेरा जो एक वेद वाक्य है और जो मुझे प्रेरित करता है, वो शेर मैं सुनाता हूँ। 2 शेर आपको सुनाता हूँ। जी, इरशाद। पहला तो यह है कि माना कि इस चमन को ना गुलजार कर सके। ये बता दूं, खार कहते हैं कांटे को उर्दू में। जी माना कि इस चमन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए निकले जिधर से हम। क्या बात, क्या बात। और दूसरा, मैं जो हमारे यंग पाठक देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक शेर है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, क्यों ना ऐसा कर लें। घर से मंदिर है बहुत दूर, क्यों ना ऐसा कर लें, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है, बहुत खूब सर। बहुत शानदार संदेश दिया है आपने, क्योंकि आज के दौर में इसी की ज़रूरत है। ये जिस तरह का माहौल, मंदिर, मस्जिद, और ये एक बड़ी चीज़ है कि जो कांटों को कम करने की बात है, वो निश्चित रूप के हम सभी के जीवन पर लागू होती है। बेहद शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया। थैंक यू। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।